चलो भाइयों बहनों, ये इतना घाई घाई में नहीं होएगा. यू विल हैव टू गिव द सम टाइम. मतलब पहला बात तो तू वो दिन क्यों नहीं बैठी, और अगर ये चली गई तो उसको फोन करके बोलना चाहिए था तुम लोगों को कि तू क्यों भाग गई. कल तू बोल रहा है ना ये भाग गई कहीं, तो फोन करने का ना उसको कि क्यों. सी सैटरडेज के जो लेक्चर होते हैं ना, दे जनरली टेक मोर टाइम बिकॉज संडे इज अ वीकली ऑफ फॉर द टेक्निकल टीम ऑल्सो. वरना तो हर दिन आई थिंक डे टू डे बेसिस पर लेक्चर्स आ जाते हैं, पर सैटरडे वाले दिन पर ये जनरली प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा. तो वेन एवर यू आर नॉट अटेंडिंग अ लेक्चर लाइव, ensure that you sit with some of your friends on that same day and complete it. चल सो तुम लोगों को वो स्टेप्स याद है क्या? इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोगों ने वहीं से स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में. उसके पहले ए आर ग्रेटर देन, मतलब वही, मतलब एमसीक्यू तो इज व्हाट वी हैड डन इन द प्रीवियस क्लास टू बी ऑनेस्ट. सो मेरे को एक चीज का रिविजन जो जरूरी लग रहा है वो मैं करवा रहा हूँ. कैन आई से देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ए आर कैन बी ग्रेटर देन ए सी. Yes or no? So if AR is greater than AC, it is called as which profit? Supernormal profit. अच्छा, इसका एक और नाम था abnormal profit. Are we able to recover variable cost, fixed cost and ऊपर का मलाई? Then it is called as supernormal. बस यही चीज हमने लास्ट क्लास में किया in the form of diagrams. सेकेंड चीज जो हमने किया वो AR is equal to AC, which is called as normal profit. But again देख, सिंपल लॉजिक बताऊं तो सबके दिमाग में क्या आएगा मालूम है? नो प्रॉफिट नो लॉस, इसीलिए जीरो. जीरो कौन सा प्रॉफिट? अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसके लिए इकोनॉमिक प्रॉफिट. तो उसके पीछे एक रीजन है, इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो एक्सप्लिसिट भी होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होता है. तो ये वाले कॉस्ट के अंदर हमने इम्प्लिसिट को कंसिडर किया है. दैट हाँ किया है, इसीलिए जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. तो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट? इज अ नॉर्मल प्रॉफिट. तो ये ए आर इक्वल टू ए सी क्या है? ये नॉर्मल प्रॉफिट का केस है. थर्ड केस, वी आर एबल टू रिकवर वेरिएबल कॉस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. आई रिपीट, वी आर एबल टू रिकवर प्लस सम पार्ट ऑफ, बोलो ऐसे नाम बराबर है. सब नॉर्मल प्रॉफिट कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर बंद कर देंगे तो 8,000 का लॉस, कंटिन्यू कर रहे तो 5,000. व्हाट इज बेटर टू अर्न अ लॉस ऑफ 5 के लॉस ऑफ 8? लॉस ऑफ. Therefore money saved is money. फिक्स्ड कॉस्ट तो बेयर करना ही पड़ेगा. आई रिपीट, कौन सा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो हो सकता नहीं है. तो कहना है से फिक्स्ड कॉस्ट तो बेयर करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पर तो अच्छा है ना, वेरिएबल रिकवर करने के बाद थोड़ा सा फिक्स्ड भी रिकवर किया. थर्ड वाले में सिर्फ फिक्स्ड रिकवर किया, फोर्थ वाले में मतलब मैक्सिमम बेरेबल लॉस. इससे ज्यादा लॉस बेयर करने का जरूरत नहीं. पांचवा वाला जो केस पड़ा था वो शट डाउन. अपना एवरेज रेवेन्यू इज नॉट इवन इनफ टू रिकवर वेरिएबल कॉस्ट. क्या बोला? एवरेज रेवेन्यू इज नॉट इवन इनफ टू रिकवर. सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड एज सब नॉर्मल, सॉरी, शट डाउन पॉइंट. ये बराबर. फिर हमने स्टेप्स लिखे थे, वो स्टेप्स भी पढ़ लिया ना आदमी ने, तो उसको समझ में आता है कि डायग्राम कैसे करने का है. स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट्स इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस. पहला, ड्रॉ द डैश एंड द डैश कर्व. Why do we draw the MR and the MC curve to find out? Equilibrium level of output, PMLO. पर्पस भी तो पता होना चाहिए ना तेरे को कि तूने MR MC कर्व क्यों बनाया. तो MR MC अप्रोच इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट. हाँ, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट के लिए वी ड्रॉ द MR एंड द MC कर्व. पर क्या अभी अपने को ये पीएमएलओ मिल गया कि ये ड्रॉ करने के बाद मिलेगा? ड्रॉ करने के बाद लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम EQ. ये याद है? डंडी का नाम EQ, दैट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. सो स्टेप 1 and 2 आर फॉर पीएमएलओ. स्टेप 1 and 2 आर फॉर, एंड स्टेप 3 and 4 आर फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स के लिए AR AC अप्रोच. तो AR कर्व AC कर्व बनाओ. अभी AC कर्व किधर बनाने का, उसके लिए पूरा स्टोरी बना डाला अपन ने. पहले अफेयर, फिर ब्रेकअप, फिर तू नहीं तो कोई और सही, AC नहीं तो AVC सही. सो उसके साथ अफेयर, फिर उसके साथ ब्रेकअप, फिर तू तो कुछ और ही निकला क्योंकि AR MR के साथ था. मतलब आई होप यू रिमेंबर वो पूरा सिंक का क्या था. सो टोटल अपन ने कितने डायग्राम्स बनाए थे? 5.
मैं एक बार वापस वो 5 डायग्राम्स यहाँ पर बना दिखा रहा है. आई होप वी आर क्लियर विद देम. ये ऐसे देखकर टफ लगेगा. स्टेप्स फॉलो कर. स्टेप नंबर 1 was in which color? Look at the board and tell me. Black. Step number 2. Step number 3. Step number 4 green. फिर देख मैंने पूरा स्टोरी लिखवाया था सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 और स्टेप नंबर 4 बताया था लाल डंडी पे हरी झंडी. ऑन द वाई ऑन द रेड लाइन टू फाइंड AR एंड AC एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट. हम कितना प्रोड्यूस करने वाले हैं? जो रेड लाइन है वो इधर ध्यान दो. हम कितना प्रोड्यूस करने वाले हैं? जितना रेड लाइन है वो. तो उस लेवल पर मेरा कॉस्ट क्या, उस लेवल पर मेरा रेवेन्यू क्या, वही फाइंड करना पड़ेगा. इसीलिए लाल डंडी पे हरी झंडी. फिर लॉन्ग रन के अंदर वी विल मेक विच प्रॉफिट्स? ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. व्हाई नॉर्मल प्रॉफिट? बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री. फ्री एंट्री होने के वजह से कंपटीशन बढ़ने के वजह से प्रॉफिट्स. दिल क्या चाहता है? तो मेरा दिल तो चाहता है कि मैं सुपर नॉर्मल कमाऊं, बट परफेक्ट कंपटीशन का फीचर क्या है? फ्री एंट्री है. और फ्री एंट्री की वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्रॉफिट्स कम हो जाएगा. तो मैं चाहता हूं सुपर नॉर्मल पर कमाएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स. फिर ये डेंजर डायग्राम याद रहेगा. तो ये शो ऑफ करने के लिए बनाया था ना, मेरा लाल कर. हाँ बोलता है ये मतलब मानता हूँ थोड़ा शो ऑफ करना चाहता हूँ, बट पर्पस शो ऑफ था कि पर्पस 3 ब्रह्म ज्ञान. ब्रह्म ज्ञान नंबर 1 इन दिस डायग्राम डैश इज द सप्लाई. कौन सा पार्ट? येलो पार्ट. ये येलो पार्ट में मजा नहीं आया वैसे, वो तो सिर्फ बताने के लिए था. कैन आई से दैट पार्ट विच इज अबव AVC कर्व इज द सप्लाई कर्व. अच्छा सप्लाई कर्व होता कैसा है? येलो कलर में जो बनाया है वो भी कौन सा स्लोपिंग है. देयरफॉर डैश कर्व इज इक्वल टू डैश कर्व. विच कर्व इज कॉल्ड एज द डिमांड कर्व? AR is called as the demand curve, MC curve is called as the supply curve. That part which is below the AVC, वो supply curve है. below AVC क्यों नहीं? गलत. एक सेकेंड. मस्त. मुझे ये चाहिए था, मुझे लगा ही था ये बोलेगी. बेटा ये तो अपवर्ड है. हाँ ये डाउनवर्ड है, पर कहना से ये ब्राउन कलर का पार्ट तो नीचे है. तो अपवर्ड डाउनवर्ड से कोई लेना देना नहीं था. लेना देना एक ही चीज के साथ है, AVC के साथ. क्या ब्राउन कलर में AVC रिकवर हो रहा है? तो चाहे डाउनवर्ड हो, अपवर्ड हो, कांस्टेंट हो, फर्क नहीं पड़ता. मतलब वहां पर मैं सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि मेरा वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रहा है. मैं प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, आउटपुट ही नहीं होगा, स्टॉक ही नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा. बेटा ओनली दिस मच इज डाउनवर्ड. फ्रॉम हियर इट इज ईदर कांस्टेंट और इट इज राइजिंग. So that part of MC curve which is below the AVC curve is not the supply curve, because the producer is able to recover variable cost. If you are not able to recover your variable cost, पहली फुर्सत में निकल. अच्छा in this diagram देखो वापस, मेरे को तुम लोग ने कुछ तो बोला था. AR curve is which curve? MC curve is which curve? Is AR equal to MC in the diagram? वेयर? कौन सा इक्विलिब्रियम? सिर्फ E4 पे ही है? सिर्फ कोई है क्या बात? देखो जरा डायग्राम को ध्यान से देखो. क्या AR और MC, तू मेरा सवाल सुन नहीं रहा है शायद. AR और MC कर्व कहां पर इक्वल है? सिर्फ E4 पे? सब पर है, सारे इक्विलिब्रियम पर है. इसीलिए तो सब पर P1, P2, P3, P4, P5 इक्विलिब्रियम प्राइस मिला. कहने से ये जो डॉट्स है यहां पर AR इज इक्वल टू MC. इफ AR कर्व इज इक्वल टू MC मतलब डिमांड कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर्व. व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब नो वेस्टेज, और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मतलब allocative efficiency. अच्छा is MC equal to AC? yes. बट क्या MC equal to AC सब जगह पर है? सिर्फ E2 पर है. ये बराबर है? श्योर हो?
तो इस ब्रह्म ज्ञान क्या क्या मिले, सप्लाई कर्व कौन सा है, एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है, ये तीन अपने ब्रह्म ज्ञान थे। जो लोग एब्सेंट थे उनको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, चाहिए तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट जो भी रहेगा, इवन इन द ब्रेक इफ यू हैव अ डाउट आई कैन सॉल्व, बट आई हैव ऑलरेडी सेंड द रिकॉर्डेड लेक्चर which you can see it maybe before my next lecture, so I am not encouraging to sit today, but in the next lecture for sure करके आएगा। बड़े आगे टेस्ट कैसा गया, टफ था, ट्रिकी था ना, तो फिर ऐसा see this is the reason why you give an exam, to make mistakes and learn from them. It is okay to make mistakes but don't make it a habit. आज इसी पर्पस के वजह से एग्जाम लिया जा रहा है ऑलमोस्ट एवरी वीक। आई थिंक नेक्स्ट वीक का भी टेस्ट अनाउंस हो गया, कभी अगर नहीं हुआ रहेगा लेट मी नो, अगर मैं कुछ कर सकता रहेगा तो आई विल ट्राई एंड अनाउंस अ टेस्ट। अपन कुछ ना कुछ तो करेंगे बेटा, एक भी वीक ऐसा नहीं जाना चाहिए जहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ कुछ नहीं हो पाया पॉसिबल अलग बात है, पर मैं मेरे एंड से ट्राई तो करूँगा टेस्ट रखवाने का। तो इफ एट ऑल देर इज अ टेस्ट विच इज़ नॉट स्केड्यूल इन सम ऑफ द वीक, फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी एंड टेल कि सर टेस्ट नहीं है, कुछ हो सकता है क्या, जैसे ही कुछ हो सकता रहेगा मैं करवा दूँगा। तुम लोगों का प्रिपरेशन रुकना नहीं चाहिए। द ओनली वे टू क्लियर CA फाउंडेशन एग्जाम्स इज कंसिस्टेंसी, और मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा एरर्स करो। अगर साला अभी भी तुम चैप्टर 2 और चैप्टर 6 में एरर्स कर रहे हो, मतलब दिस विल टेल यू, इट विल गिव यू अ रिमाइंडर कि व्हाट यू थिंक इज नॉट द रियलिटी। यू फील कि तेरे को सब आता है, और जब पेपर देगा ना तब रियलाइज होता है आईचा गावात माझे लागले। कन्फ्यूजन होता है, टेंशन आता है, ब्लैकआउट हो जाता है, आता सब कुछ है पर करने के लिए नहीं आता है। ये सब प्रैक्टिस करते वक्त हो सकता है। इमेजिन कर जिस दिन मेन एग्जाम है उस दिन होएगा तो कैसा लग जाएगा। तो आज प्रैक्टिस रहेगा तो बुमराह का यॉर्कर भी खेल पाएगा। फैक्ट है यार। तेरे को क्या लगता है व्हाट हैज मेड ग्रेट प्लेयर्स ग्रेट? इट इज द प्रैक्टिस दैट दे हैव डन। नो, ग्रेट एक्टर्स भी ग्रेट क्यों होते हैं? अपन बोलते हैं उनको वंडरफुल एक्टर, ब्यूटीफुल एक्टर, उसके पीछे का उनका मेहनत है। तो अगर तेरे को भी तेरा CA का एग्जाम एक अटेम्प्ट में क्लियर करने का है तो तेरे को वो लेवल ऑफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो लेवल ऑफ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। गलतियां होंगी, उससे हम सीखेंगे। फिर जैसे ही सर पेपर हो जाता है उसके बाद बैठ जाओ सर के साथ। कोई सर ऐसा नहीं है या कोई मैम ऐसे नहीं है जो तुमको मना करेगा कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है तेरा डाउट सॉल्व करने के लिए। आई कैन अश्योर यू आई विल सॉल्व, बट कैन वी करंटली डू दिस? जब अभी करने का है चल अभी कर लेते हैं, हाँ चल कर ले। एरर हुआ रहेगा, क्वेश्चन नहीं है मेरे पास फिलहाल। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो तुम लोग? देख भाई, प्राइस 1, क्वांटिटी इज 96, क्योंकि टोटल आउटले इज 96 पर क्वेश्चन। अ कंज्यूमर स्पेंड्स 80 रुपीज, 96 नहीं 80 रुपीज ऑन परचेजिंग, वही वाला ना? इसका मतलब तो फिर तूने कुछ तो एरर किया रहेगा, मेरे को क्या मालूम क्यों किया है। और ही स्पेंड्स 96 रुपीज व्हेन द प्राइस इज 2, तो क्वांटिटी कितना आएगा 48। बराबर, श्योर है? अब बता, इसमें किसी ने गलती किया है? तो इसमें अगर गलती किया तो कुछ नहीं हो सकता है, तो आंसर आएगा ही नहीं। इसके बाद तुम लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया? आर्क क्यों नहीं किया? तो रेशियो से आंसर क्या आया? तो फिर तो गलती है ना।
मैं कर देता हूँ सॉल्व, मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। तो इससे क्या क्या पता चला? प्राइस P इज 1, P1 इज 2, Q इज 80, Q1 इज 48। रेशियो मेथड से अगर सॉल्व करना है तो फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। अब डेल्टा Q क्या है? 48 माइनस 80 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 80। कैसे आया? Q1 माइनस Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है? 1 अपॉन चेंज इन प्राइस इज 2 माइनस 1। तो इसको अगर सॉल्व करेगा तो -32 अपॉन 80 इंटू 1 ही आएगा, क्योंकि 1 अपॉन 1 1 होता है। बता देता हूं, नहीं तो ये भी लोग बोलेंगे कि क्या है। तो अभी इसको तू कैलकुलेट कर, तो आंसर क्या आएगा? कैन आई से इट विल बी -4 अपॉन 10, विच मीन्स इट इज 0.4 माइनस, और नेगेटिव का साइन तो हम लोग इग्नोर करते हैं। प्राइस पर है भी प्राइस इलास्टिसिटी। इसका है ना, अगर आंसर गलत आया ना, मतलब इट इज योर लेजीनेस। मैं तुमको 1000 बार बोला है कि जो इंफॉर्मेशन दिया है ना वो लिखो। तेरे को अभी लोगों ने क्वांटिटी 80 और 96 लिया रहेगा तो आंसर किधर से आएगा? बेवड़े लोग पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन में बोला है स्पेंड्स, स्पेंड्स का मतलब एक्सपेंडिचर है। प्राइस दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, आउटपुट ढूंढना पड़ेगा। P इंटू क्यू करते तो टोटल आउटले मिलता है। तेरे पास ये वाला डेटा नहीं है। तेरे पास 1 रुपी 80 रुपीज, 2 रुपीज 96 रुपीज है, तो 80 रुपया खर्चा एट 1, इसका मतलब 80 यूनिट खरीदा। 96 फॉर 2 रुपीज, so 96 divided by 2 will give you 48 and 2 into 48 will give you 96। तो सबसे पहला गलती तो इधर ही हुआ रहेगा। The game is over there। क्या है बेटा? जब नंबर दोनों से करके देख, आर्क से किया तू कर, देखो अगर देख अपने को श्योर नहीं है ना, तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि यू शुड ट्राई बोथ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया। तो आर्क से तेरे को क्या आंसर आया? 0.5 आया, शायद बोलता है। मैं करता हूं। अब ये नंबर्स चेंज, ये P1 P2, तो फॉर्मूला क्या है? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1 बराबर 48 माइनस 80 अपॉन 48 प्लस 80, 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, माइनस 32 अपॉन 118 आया ना, 128, ओके, इंटू 3 अपॉन 1, किधर है 0.75? मतलब यू आर एक्टिंग स्टूपिड। मतलब तुमको आर्क मेथड से भी कैलकुलेट करने को नहीं आता है, तुमको रेशियो मेथड से भी नहीं आता है, जो लोगों ने नहीं किया। तो ये -32 इंटू 2 इज 66 आएगा। सॉरी मेरा मैथ थोड़ा वांदा है। -90 अपॉन 128 कुछ 0.75 आ रहा है, जो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब आर्क मेथड से नहीं करना है बेटा। जनरली ऐसा नहीं होगा ना, और अगर होगा ना तो वो लोग क्लियरली मेंशन करेंगे कौन से मेथड से करना है। क्योंकि अगर दोनों ऑप्शन में होएगा तो मैं भी इसका क्या जवाब दूं तुझे? तू मुझे बता चल। मुझे भी नहीं, दोनों कैसा कर सकता है? एक ही कर सकता है एग्जाम में। सो लॉजिकली स्पीकिंग
they will either tell you the method from which you are supposed to solve, or they will give that option which will come only with solving by one method, not by both. ठीक है, पक्का? मुझे तो ये देख एक एक करके साला बढ़ा रहे हैं, मतलब मेरे को लेक्चर की वाट ही लगाओ तुम मेरे। आंसर इज डी, ऑल द थ्री मेथड्स गिवन द सेम वैल्यू। मैंने तो बोला ही था कि आउटपुट शुड बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर शुड बी इनकम टू इक्वल, शुड बी इक्वल टू इनकम। कॉपी करने को बोला था उसको, डैश। तीनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। आता नहीं है वो अलग बात है, वो आना चाहिए। तो पूछा भी है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। ऐसा कोई मेथड नहीं है जो हाईएस्ट वैल्यू देगा, क्योंकि सब मेथड से आंसर तो सेम ही आना चाहिए, क्योंकि जितना आउटपुट है उतना ही एक्सपेंडिचर है, उतना ही लोगों का इनकम होना चाहिए। अरे पर उसमें NFI ऐड करेंगे तो NNP at FC मिलेगा, और नेशनल इनकम पूछा है। So beta, you need to see recorded lectures once again for national income chapter. बढ़ू आगे, श्योर है? चल, मेरे को ये वापस रिवाइज करवाने का जरूरत है क्या मोनोपोली वाला? मोनोपोली, how many sellers? Single seller, but how many buyers? Large number of buyers. They are price makers. वहां पर there is barriers to entry या तो restricted entry. Next one there is substitute के no close substitute. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके लिए देख मैंने रेड में बहुत कुछ लिखा है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब लेस देन वन, लेस देन वन मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन सा कर्व। आई होप अब तक ये लोगों को समझ में आता है कि इन इलास्टिक मतलब स्टीप और इलास्टिक मतलब फ्लैट। नेक्स्ट वाला नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड AR इज ग्रेटर देन MR या तो MR इज लेस देन AR। देयर इज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। A monopolist can discriminate prices. What do you mean by discriminating prices? Charging to different consumers for the same commodity, and they will earn which profits in the long run? Why will they earn supernormal profit? Because there are barriers to end. बराबर है। तो जैसा अपन ने परफेक्ट कंपटीशन के लिए पढ़ा था ना, वैसे ही अपने को पढ़ने का है फॉर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दिख रहा है सबको? जूम करने का रहेगा तो मेरे को बोलना, मैं थोड़ा सा तो जूम कर ही पाएगा ऐसा मुझे लगता है। नहीं, इससे ज्यादा करेगा तो कट रहा है। बस दिस इज द मैक्सिमम दैट आई कैन जूम इन। क्लियर है? श्योर है? चल, सबसे पहला तो क्या लिखा है? हेडिंग मोनोपोली प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन, और राइट हैंड साइड पर देख उधर लिखा है इन द लॉन्ग रन। तो वो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का राइट हैंड साइड पे लॉन्ग रन है और यहाँ पर शॉर्ट रन है। अच्छा, मोनोपोली के बारे में जो भी मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है, क्या वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है? चेक करो। मोनोपोली में देर आर नो क्लोज, करेक्ट है। देयरफॉर डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब E इज लेस देन वन, लेस देन वन का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टीपर का। बराबर। वही मोनोपोलिस्टिक में भी चेक करो, बराबर है क्या? क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए जो इंफॉर्मेशन दिया है वो बराबर है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या लिखा है? क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब E इज ग्रेटर देन वन। E इज ग्रेटर देन वन मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टीपर कर्व के फ्लैटर कर्व। तो मेरे को बताओ ऊपर और नीचे वाले डायग्राम में फर्क क्या आएगा? एक ही चीज का, एक स्टीपर बनेगा, एक फ्लैटर बनेगा। स्टेप नंबर 1 याद है? चलो, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द डैश एंड द डैश कर्व, MR एंड द MC कर्व। क्या ऊपर वाला कर्व और नीचे वाला कर्व सेम दिख रहा है? एक चीज सेम है, एक चीज सेम नहीं है। ऊपर वाला क्लोजर टू द ओरिजिन, नीचे वाला अवे। ऊपर वाला स्टीपर, नीचे वाला
Step number 1, draw the dash and the dash curve, MR and the MC curve, such that MC curve cuts the MR curve from below. आता है, बराबर है ये MR कर्व क्यों बदल गया? हॉरिजॉन्टल, गलत है रे, गलत किया। वो हॉरिजॉन्टल कब होता है? मैं परफेक्ट में है कि इम्परफेक्ट? इसका मतलब MR का कर्व डाउनवर्ड होना चाहिए। बोलो, यहाँ पर जहाँ पर उनका मिलन है वहाँ पर लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम EQ। दिस EQ रिप्रेजेंट्स व्हाट? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, PMLO। ये बराबर स्टेप 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ द AR एंड AC को। मेरे को बताओ AR और MR का रिलेशन क्या है? MR इज वन एंड, एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच। कैन आई से वन एंड द सेम? मेरे को बता इसका मतलब वेयर शुड आई ड्रॉ द AR कर्व? अबव द MR कर्व। ये अपन ने पहले भी किया, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पर ब्लू कलर में मैंने बनाया कौन सा कर्व? AR। यहाँ पर भी AR कर्व। अब कौन सा कर्व बनाने का है? AC कर्व के साथ अफेयर है, अफेयर है तो देयर रोड्स विल क्रॉस एवरी डे, मतलब AR कर्व के नीचे बनेगा AC कर्व। ड्रॉ द AC कर्व बिलो द AR कर्व। तो देख जरा, इसको जूम करके बता रहा हूँ। कहने से ये आया AC कर्व, मिनिमम पॉइंट शुड बी ऑन द MC कर्व। AC कर्व का शेप क्या है? U शेप। जैसे ही MC को टच किया उसके बाद इट विल स्टार्ट टू फॉल के स्टार्ट टू राइज। ये बराबर, ये अपना स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, लाल डंडी पे हरी झंडी। बोलो, ऑन द रेड लाइन, ऑन द, ये वाला कर्व कौन सा है? मतलब कहना इसे ये मेरा प्राइस है। कहना इसे रेड लाइन पर ये वाला कर्व कॉस्ट है, ये मेरा प्राइस है, ये मेरा कॉस्ट है, और यहाँ मेरी पारी हो रही है। यहाँ मेरी पारी क्यों हो रही है? क्योंकि प्रॉफिट, वो भी इसीलिए पारी हो रही है, वरना थोड़ी ना पारी हो रही है तो नॉर्मल प्रॉफिट होता। सो कहना से ये डायग्राम के अंदर तुमको क्या पता चला कि डैश इज ग्रेटर देन डैश, AR इज ग्रेटर देन उन्नति। यू आर द ओनली पर्सन हु माइट बी अ लिटिल कंफ्यूज बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि बाकी लोग तो प्रेजेंट थे या तो पढ़ के आए। क्लियर है? समझा ये डायग्राम? तेरे को भी समझा? नहीं समझा तो मैं एक और बार स्लो जाएगा, श्योर ना? ये देख, सेम चीज अपने को नीचे वाले डायग्राम में करना है, तो तू नहीं ना बोल नहीं समझा तो मैं वापस मुझे तो वैसे भी वापस करना ही है ना। चल, अब सेम चीज अपने को कौन से कंपटीशन के लिए करना है? ऊपर वाला डायग्राम स्टीपर है, नीचे वाला फ्लैटर है, बाकी तो कोई चेंज है ही नहीं। तो कहना है इसे यहाँ पर भी मैं AC कर्व बनाएगा। AC कर्व इज U शेप्ड कर्व, मिनिमम पॉइंट शुड बी ऑन द MC को टच करने के बाद पहली फुर्सत में निकल, ये बन गया AC। ये बराबर? श्योर हो? पक्का वाला बात है? बता। अब लाल डंडी पे हरी झंडी, यही तो पर्पस है पूरे डायग्राम का, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बाकी सब भूल जाओ। तुमको कौन सा डायग्राम बनाने का एग्जाम में बनाने का है क्या? तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तुमको कंपैरिजन करने को आना चाहिए। तो कंपैरिजन टेक्स प्लेस ऑन द रेड लाइन। रेड लाइन रिप्रेजेंट्स आउटपुट। ऑन आउटपुट व्हाट इज माय रेवेन्यू, ऑन आउटपुट व्हाट इज माय कॉस्ट। तो यहाँ पर ये मेरा प्राइस है, ये मेरा कॉस्ट है, और यहाँ हमारी पारी हो रही है, ये प्राइस, ये कॉस्ट। हु इज अबव? AR इज अबव, AC इज बिलो। ये दिख रहा है क्या? श्योर हो? और बेटा मिनिमम पॉइंट ऑफ
AC कर्व इज ऑन द MC कर्व, बराबर, श्योर है, पक्का। अच्छा, अब मस्त वाला सवाल जिससे मेरे को तुम लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितना है वो समझ में आएगा। चल मेरे को बता, कैन मोनोपोली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स? वाई? एंट्री बैरियर है, इसका मतलब मोनोपोली में नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम पर मोनोपोलिस्टिक में आएगा। इसके लिए अगर तू देख रहा है तो यहाँ पर मैंने 2 ही डायग्राम के लिए रखा है जगह, जबकि नीचे मैंने 3 डायग्राम के लिए रखा है। तो व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1? ड्रॉ द MR and the MC curve such that MR curve in the above diagram is steeper and the below diagram is, ये ऐसा क्यों किया समझा क्या? क्योंकि ये वाला ये जगह किसके लिए छोड़ा है मैंने? नॉर्मल प्रॉफिट्स, जीरो इकोनॉमी। फिर ये आया अपना MC कर्व। MC कर्व का कौन सा पार्ट मैटर करता है अपने लिए, फॉलिंग पार्ट के राइजिंग पार्ट? MC कर्व शूट करते हैं MR कर्व फ्रॉम बिलो। फिर जहां पर इंटरसेक्शन हुआ, लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, बेटा डंडी का नाम EQ, ये बराबर। चलो, तो इससे अपने को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट मिल गया। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ द AR एंड AC। अपने को मालूम है कि MR कर्व इज लेस देन AR कर्व, चाहे परफेक्ट, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो चाहे मोनोपोली हो, परफेक्ट में इक्वल होता है, इम्परफेक्ट में इक्वल। तो कहना है इसे यहाँ पर वी विल ड्रॉ इट ओवर हियर अबव द MR कर्व, ये बराबर। अब मेरे को एक बात बता कि केस नंबर 3 से क्या देखा था, 3, 4, 5 AC इज ग्रेटर देन AR। केस नंबर 3, 4, 5 AC इज ग्रेटर देन, मतलब एवरेज कॉस्ट इज नॉट एबल टू रिकवर माई एवरेज रेवेन्यू, रादर एवरेज रेवेन्यू इज नॉट एबल टू रिकवर माई एंटायर कॉस्ट। सो यहां से आएगा AC कर्व, मिनिमम पॉइंट इज ऑन विच कर्व? जैसे ही MC को टच किया उसके बाद इट स्टार्ट्स टू राइज, ये बराबर। चल यहाँ पर भी मेरे को बता, ये वाला कर्व AC falls till the time it touches the and then it starts to rise, ये हो गया AC। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन कौन से लाइन पर होएगा? रेड लाइन के राइट में, रेड लाइन के लेफ्ट में, के रेड लाइन पर? सो ऑन द रेड लाइन ये मेरा प्राइस है, देखो जरा, तो ये मेरा कॉस्ट है, देख देख अंधे देख। ये मेरा कौन से कर्व पे बनाया? कॉस्ट। ये मेरा प्राइस, और यहां मेरी बर्बादी हो रही है। क्यों बर्बादी हो रही है? क्योंकि प्राइस ज्यादा है कि कम है? कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस कम है, तो बर्बादी हो रही है। यार वी क्लियर? चल वापस मेरे को बता, नहीं समझा ना उन्नति? नहीं समझा तो नहीं, तू समझ नहीं रही, ये नहीं समझ रही है यार। ए तेरे को समझा शिवम? हाँ तो वापस कर। तो शिवम, ऑन द रेड लाइन ये मेरा कॉस्ट है, ऑन द रेड लाइन ये मेरा प्राइस है, और यहाँ हमारी बर्बादी हो रही है। क्यों बर्बादी हो रही है? तो क्या लिखूं यहाँ पर? AC इज ग्रेटर देन AR। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? पक्का? ई भी लिखने का रह गया क्या? ओके लिख देता हूं, थैंक यू। ई। अच्छा, अब एक चीज तो क्लियर है कि मोनोपोली में नॉर्मल प्रॉफिट्स तो नहीं हो सकते। अभी अगर बनाना है तो AVC बिलो से जाएगा, ऑन से जाएगा, अब ऐसा अलग अलग डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं। अब मेरे को इसका जवाब दे दो सो दैट आई कैन गो टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। राइट में क्या लिखा है? मोनोपोली इन द लॉन्ग रन। इज देयर एनी फ्री एंट्री? सो कैन आई से यहां पर देर इज restricted entry,
therefore AR is greater than AC, therefore we will get supernormal profit, and therefore you will draw which diagram? फर्स्ट डायग्राम के सेकेंड डायग्राम? तो तेरे को क्या लगता है, तेरे को ये सब ऐसा डायग्राम के अंदर लिखने का है, डायग्राम ड्रॉ करने का, फिर उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखने का है, जैसे अपन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लिखा था. सो यहाँ पर डू यू वांट मी टू ड्रॉ द फर्स्ट डायग्राम अगेन? आई डोंट माइंड. डू यू वांट मी टू ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन ओवर देयर? नॉर्मल प्रॉफिट वाला क्या होएगा बेटा, लॉन्ग रन में सब जगह पर एल वर्ड आएगा. क्यों एल वर्ड आएगा? क्योंकि तेरे लग गए, इसके लिए नहीं, क्योंकि इट इज द लॉन्ग रन. क्या हुआ इसकी मम्मी? ठीक है, हाँ वो मेरे को उसके आगे का इंफॉर्मेशन दे दी थी. इज शी बेटर? क्या हुआ उनको? अरे गिव हर माय रिगार्ड्स. चल, अब कौन सा एक डायग्राम रह गया है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. कंपटीशन वर्ड बोलना जरूरी है. तो बेटा कंपटीशन है मतलब फ्री एंट्री है, और फ्री एंट्री है तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकता है, तो अपने को नॉर्मल प्रॉफिट्स का डायग्राम बनाना पड़ेगा. चलो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द डैश एंड द डैश कर्व, MR and the MC curve such that the curve is a little steeper ke little flatter. MC curve should cut the MR curve from below. अगर तू देखेगा ना, मैंने थोड़ा सा शान पट्टी यूज किया है, MC कर्व को थोड़ा नाइकी शेप बनाया है. तू बाकी सब जगह पर देखेगा ना, देख यहाँ पर हाँ मतलब ऐसा है, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है. वो थोड़ा टेक्निक यूज करना पड़ा तो ही वो डायग्राम बराबर बनेगा. स्टेप नंबर 2, हाँ तो बोलो. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम EQ. स्टेप नंबर 3, ड्रॉ द AR एंड द AC कर्व. ये आ गया AR. अब इज दिस करेक्ट? क्या करेक्ट तो है? सबको ये रियलाइज होना चाहिए. इसमें एक चीज करेक्ट है, AR इक्वल टू AC, बट AC कर्व को टच, AR कर्व को टच करने के बाद AC तुरंत बढ़ने लगा, वो गलत है. तो ये वाला डायग्राम में तेरे को दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि तेरे को टच ये वाले पॉइंट पर करना है, फिर मिनिमम तेरा इधर आना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए. तो एवरीबडी ऑन द बोर्ड. कहना से यहाँ पर कर्व आया, टच हुआ, टच होने के बाद ये नीचे गया, दिख रहा है क्या? एंड जैसे ही MC को टच हुआ उसके बाद राइज होना चाहिए. तो ये बन गया मेरा AC का. तो क्या हुआ, इफ आई हैव टू ड्रॉ इट इन वन फ्लो, आई कहावत यार लगा मेरे को, थैंक यू. तो यहाँ पर ये AC कर्व नीचे तक गया, MC को जैसे ही टच हुआ उसके बाद राइज हुआ. अब लाल डंडी पे हरी झंडी करो. ऑन द रेड लाइन दिस इज योर प्राइस, मतलब यही मेरा प्राइस है, यही मेरा कॉस्ट है. मतलब अब AR इज इक्वल टू AC. व्हेन AR इज इक्वल टू AC इट इज कॉल्ड एज, पहला वाला डायग्राम AR इज ग्रेटर देन AC, तीसरा वाला डायग्राम AC इज ग्रेटर देन AR, और AR इज लेस देन AC. करेक्ट. आर वी क्लियर? बोल, क्या ये वाला डायग्राम वापस इधर एक बार बनाकर दिखाऊं? बोले तो बनाकर दिखाता हूं, तेरे पर है. चल तुम लोग मेरे को बताओ. स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द MR एंड द MC कर्व. MR कर्व फ्लैटर होना चाहिए, MC कर्व शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो.
LMR LMC होना चाहिए क्योंकि लॉन्ग रन है। फिर इक्विलिब्रियम डंडी नीचे, इक्विलिब्रियम डंडी ऊपर, डंडी का नाम ई के ऊपर अपने को मिला प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ द AR कर्व एंड द AC कर्व। ये बराबर। अब अगर मुझे AR कर्व बनाना है, ये जूम किया तो कम हो गया, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। कैन आई से कि AR कर्व का मिनिमम पॉइंट इधर होना चाहिए? गलत। पहली बात तो AR का मिनिमम ही नहीं है। AC कर्व बनाना है, AC कर्व को AR को यहां पर टच करना चाहिए और यहां पर मिनिमम होना चाहिए। तो जब मैं ये कर्व बनाएगा, इधर टच किया, टच करने के बाद थोड़ा बराबर नहीं बना मेरे से, हाँ, टच करने के बाद इट शुड फॉल एंड फॉल होने के बाद इट शुड राइज। ये बराबर। तो ये मेरा LAC, ये LAR। और बेटा अगर तू डायग्राम में देखेगा तो वही चीज मिलेगा तुझे कि जो मेरा प्राइस है वही मेरा कॉस्ट है। प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, मतलब LAR इज इक्वल टू LAC। क्या ये समझ में आया है? देख, ये वाला डायग्राम इज द सेम, सिर्फ सब जगह पर क्या वर्ड ऐड कर दिया, L। पक्का श्योर हो? ये डायग्राम में तीसरी बार भी बनाएगा, उसके पीछे का रीजन है कुछ, तो जरा याद करो। अपन ने परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ा है क्या? और अभी जस्ट कौन सा कंपटीशन पढ़ा? ऊपर हेडिंग क्या दिया है? सो वी आर स्टडिंग द लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन, वी आर स्टडिंग द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दोनों में एक चीज कॉमन है, एंड देयरफॉर AR is equal to AC in the long run normal profit। बट परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डायग्राम सेम नहीं है। क्यों? तो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द MR एंड द MC कर्व। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर कंपैरेटिवली फ्लैटर है, डाउनवर्ड फ्लैटर। ये अपना MC कर्व, यहाँ पर भी अपना MC कर्व। स्टेप नंबर 2, लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम EQ। ये बराबर है? ये हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये मेरा इक्विलिब्रियम डंडी। स्टेप नंबर 3, AR कर्व AC कर्व। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक सुकून था, जो MR था वही AR, पर ये सुकून तेरे को यहां पर नहीं मिलेगा, सब में L वर्ड ऐड कर देंगे अपन। सो दिस विल बी योर LAR। अब AC कर्व यहां पर तो कितना मस्त बन गया, LAC कर्व। पर यहां पर थोड़ा दिमाग वापरना पड़ता है कि भाई टच इधर होना चाहिए, मिनिमम पॉइंट इधर होना चाहिए। ये दिख रहा है? वो चिपकना नहीं चाहिए। देख मेरे में चिपक नहीं रहा है, यहां पर टच हुआ है, देख यहां पर टच हुआ, पर टच होने के बाद कैन यू सी दैट लिटिल वाइट गैप? नहीं समझ रहा है ग्रीना? यहां से कर्व ऐसा नहीं जा सकता है, क्योंकि मिनिमम पॉइंट कौन से कर्व पर होना चाहिए? MC कर्व। तो MC को मिनिमम होने के बाद इट शुड स्टार्ट टू राइज। दिस इज योर LAC कर्व। ये बराबर। तो दोनों डायग्राम में अपने को क्या पता चला कि प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट। ए हाँ,
इफ प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, मतलब इन बोथ द डायग्राम्स LAR is equal to, therefore in both the diagrams or in both the competitions we say long run में both the competitions will earn which profits, normal profit, zero economic profit. अब आता है एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाना है मेरे को, बताना इन द डायग्राम विच इज द पॉइंट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. देख सेकेंड डायग्राम में देखो, फर्स्ट वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में भी देख सकते हो पर पहले सेकेंड में देखो. विच इज द पॉइंट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, कुछ भी, ये वाला पॉइंट, मतलब आउटपुट होना कितना चाहिए था, Q. आई रिपीट, अगर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी चाहिए मतलब एवरेज कॉस्ट मिनिमम चाहिए. अगर मुझे एवरेज कॉस्ट मिनिमम चाहिए तो आउटपुट होना कितना चाहिए था, Q1. ए हाँ, कैन आई से Q1 इज द लीस्ट कॉस्ट आउटपुट. पर हमने Q1 बनाया है कि Q बनाया है? Q क्या है? PMLO है. व्हाट इज PMLO? तो Q1 माइनस Q करेगा तो तुझे मिलेगा एक्सेस कैपेसिटी. क्या मिलेगा? आउटपुट होना चाहिए था Q1 1000 यूनिट, पर आउटपुट है Q 800 यूनिट. मतलब मैं प्रोड्यूस कितना कर सकता है 150, पर बैठे कितने हैं 25. मतलब देयर इज एन एक्सेस. सो एक्सेस कैपेसिटी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दिख रहा है मेरे को. बता, एक्सेस कैपेसिटी परफेक्ट कंपटीशन में है क्या? लीस्ट कॉस्ट आउटपुट माइनस PMLO लेवल ऑफ आउटपुट. लीस्ट कॉस्ट आउटपुट भी Q है, PMLO भी, देयरफॉर एक्सेस कैपेसिटी इधर नहीं है क्या? बट क्या एक्सेस कैपेसिटी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है? यस. नहीं समझ में आया. सो व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ दीज टू डायग्राम्स? एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट इन, does not exist in perfect competition. Are we there? Are we understanding this? Not understanding this? I don't know. पक्का सबको समझ में आया है? श्योर हो? एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज या डाउट्स? सो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चलो तीनों कंपटीशन का बात करते हैं. लॉन्ग रन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विच प्रॉफिट्स? नॉर्मल. long run of monopoly which profits? And long run of monopolistic competition. Why is there a similarity between perfect competition and monopolistic competition? Why is monopoly different? Because of entry barriers. समझा है? श्योर हो? तो मेरे को ऊपर एक डायग्राम में सब जगह पर L वर्ड लिखना था ना. कौन से डायग्राम में बाकी है? अच्छा, नीचे वाले में ही था. तो ये LMC, ये LMR, फिर ये LAR, यहाँ पर भी LMC, LMR के बराबर. श्योर? पक्का? चल, तो वन लास्ट कॉन्सेप्ट, देन यू ऑल कैन स्टार्ट सॉल्विंग द MCQs. क्या मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात किया था? आई डोंट रिकलेक्ट एक्चुअली. किया है ना? देख, इधर लिखा तो है पर डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था वो मेरे को याद नहीं है. तो फिर भी एक बार वापस मैं बता देता हूँ. इसी बंद कर दो.
दो एसी तो चालू रखते हैं ना, गर्मी है बाहर, धूप भी आ रहा है। ए डन एवरीवन। तो कैन आई से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल क्या है? टूथपेस्ट, सोप, बिस्किट इंडस्ट्री। देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दे सेल प्रोडक्ट्स विच आर होमोजीनियस के डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मतलब हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब सिमिलर। देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। देयर इज सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, या तो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। देन देर आर क्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल है मतलब रिलेटिवली, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब ई इज ग्रेटर देन वन मतलब फ्लैटर। एंड देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या है ये ग्रुप और इंडस्ट्री में फर्क? इंडस्ट्री के अंदर यू सेल होमोजीनियस, हाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जबकि ग्रुप के अंदर यू सेल हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट विच मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट देने वाले आदमी का नाम प्रोफेसर चेम्बर। अब मोनोपोली का एक फीचर था, याद रहेगा तो उस फीचर का नाम था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो आई एम अगेन बैक टू मोनोपोली। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? चार्जिंग टू डिफरेंट फॉर द सेम कमोडिटी। आई रिपीट, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट फॉर द, उसमें 3 डिग्री है। क्या बोला? क्या डिग्री है? नाम ही है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 3 अलग अलग टाइप्स है। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन टाइम। रेट का, रात का रेट और दिन का रेट अलग होता है। जब आप ऑटो रिक्शा में ऑटो का ही बात कर रहा था मैं। सो व्हेन यू ट्रैवल इन एन ऑटो रिक्शा और अ कैब, तो आपका डे टाइम का चार्जेस और नाइट टाइम का चार्जेस अलग है, बराबर। नेक्स्ट, देयर कैन बी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। मैं अगर एक पानीपुरी सेलर है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मोनोपोली है, मैं थाना में कम दाम पर बेचेगा, पर टाउन में मैं उसको ज़्यादा प्राइस पर बेचेगा। खाऊ गली इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट। कितना? 60 रुपये का है, 40 का ही है? नहीं नहीं, अंकल जो कॉर्नर पे बैठते हैं ना, वो 60 रुपया लेते हैं। अबे मैं अंकल को बहुत सालों से जानता है, वो 60 रुपीज़ लेते हैं मेरे ख्याल से, तो जो भी है। अच्छा, देन इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग। इट कैन बी ऑन द साइज ऑफ परचेस। बल्क में परचेस करेगा तो कम प्राइस, स्मॉल क्वांटिटीज में परचेस करेगा तो ज्यादा प्राइस। रिच से ज्यादा लेने का, पुअर से कम। सो कैन आई से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बेस्ड ऑन टाइम, प्लेस, जेंडर, साइज ऑफ परचेस, इनकम एक्सेट्रा। देर आर हाउ मेनी डिग्रीज? 3। अब इसके लिए तेरा कल का टेस्ट का प्रिपरेशन काम में आया रहेगा। कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा था। इट इज द प्राइस दैट यू, कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया? नहीं दिया? सबने दिया है? दिया भी आई थी, क्या बात है। अय्यपन ने नहीं दिया था, प्रियांशी ने टेस्ट दिया था। मतलब इन शॉर्ट एवरीबडी हैज गिवन द टेस्ट, नोबडी हैज मिस्ड। गुड जॉब, कीप इट अप। मार्क्स कम भी आए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अच्छा मार्क्स है। अभी तक 50/50 आ ही रहा है। तो चार्जिंग प्राइजेस इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर इज लेफ्ट विथ, मतलब जितना मैं विलिंग टू पे है उतना ही सामने वाले ने मेरे से चार्ज किया। सच अ मैनर दैट देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस। ये सब हो सकता है ओनली इन पर्सनल सर्विसेज। विच सर्विसेज? पर्सनल सर्विसेज मतलब फॉर एग्जांपल लक्ष्य ने मेरे को बोला कि सर मेरे को है ना इको जम नहीं रहा है, क्लास में मज़ा नहीं आता है मेरे को, आप मेरे को प्राइवेट में लो ना लेक्चर्स। तो मैं बोला ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए आई विल चार्ज यू 30,000 रुपीज़। बोलते सर 30,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ मतलब इतने में तो मेरा 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, थोड़ा कम करो ना। मैं बोला चल तू बता तेरे को कितना देने का है। वो बोलता है कि सर 20 में डन करते हैं। तो हाउ मच वॉज ही विलिंग टू पे? मैं बोला चल तू भी क्या याद रखेगा, खास है तू अपना, डन। उसका विलिंगनेस टू पे 20, उसने पे भी कितना किया 20, तो कुछ बचा क्या? 0 कंज्यूमर सरप्लस। सो फर्स्ट डिग्री के अंदर देर इज 0 कंज्यूमर सरप्लस। सेकेंड डिग्री
charging prices in such a manner that consumer has partial consumer surplus. Charging prices in such a manner that consumer receives some consumer surplus, मतलब partial. अभी फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अभी क्या हुआ, मेरे वाइफ है ना जॉली जिम खाना की मेंबर है, तो उसने मेरे को एसोसिएट मेंबर बनाया और मेरे को है ना मसाजेस अच्छे लगते हैं, तो वहाँ पर स्पा है, तो मैं तो बोला चलो वसूलो, कल संडे था, वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स चल रहे हैं और मेरा तो पूरा मुंबई दर्शन चल रहा है। मैं बोरीवली, गोरेगांव, मुलुंड, घाटकोपर यहाँ तक तो ठीक है, मुंब्रा, भिवंडी, मैं ये सारे ब्रांचेस पे जा रहा हूँ। मतलब प्रोफेशनल एकेडमी के टोटल कुछ 8 ब्रांच है, आई बिलीव आई एम गोइंग इन 7 ऑफ देम एक्सेप्ट भाईंदर, आई एम इन ऑल द ब्रांचेस। जूनागढ़ नहीं गया, मत बोल बेटा, नहीं जाना, मुझे रोना आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा थकान भी था, तो मेरे को मसाज, एज आई टोल्ड यू, मैं पहले भी वो एरोमास करके एक जगह है जहाँ पर स्पा होता है, फिर घर पर भी अर्बन कंपनी करके एक है, वो लोग भी आपको घर पे आकर दे विल ब्रिंग देयर एंटायर मटेरियल एंड गिव यू अ मसाज। तो जब मेंबर बनते हैं ना तो वो लोग अपने को लोअर प्राइस पे ऑफर करते हैं। सो एक नॉर्मल मसाज तू देखेगा ना 1 आवर के लिए कहीं पर भी, इट विल बी 1000, 1200, 1400 रुपीज़ का रेंज में, मतलब 1400-1500 तो मिनिमम। पर जिम खाना में मेंबर है 500 रुपये, मैं तो अभी हर हफ्ते कराएगा, मंडे टू सैटरडे लेक्चर लेने का, संडे को मसाज करवाने का। तो अब हाउ मच एम आई विलिंग टू पे फॉर अ मसाज इज अप टू 1400, बट हाउ मच डिड आई हैव टू पे, मतलब मेरे लिए सरप्लस बचा। अब जस्ट बिकॉज मेरे को 1400 भरने का इच्छा है, मैं थोड़ी ना उसको जाकर बोलेगा नहीं नहीं पैसा रख। मेरे को लगता है कि मैं मसाज करवाएगा तो 1400-1500 रुपया वसूल है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई मुझे सस्ते में देकर जा रहा है। अभी फॉर एग्जांपल द काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू आर रिसीविंग एट प्रोफेशनल एकेडमी, आई कैन इजीली चार्ज अ फीस ऑफ 50,000। तू बोलेगा अरे सर आपको तो 50,000 भी देने को रेडी है, देगा क्या? हाँ नहीं देगा ना, कोई काय को देगा। जब कम दाम में ज्यादा सफेदी मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। अच्छा, वाई विल एनीबडी वांट टू पे अ हायर फी? तेरे को सेटिस्फैक्शन शायद जो भी तेरा फीस है उससे ज्यादा कम मिला रहेगा, 35-36,000 वॉट एवर, बट विल यू बी विलिंग टू पे 40,000? तेरा विलिंगनेस है 40,000 का, पर तूने एक्चुअली में कितना पे किया? 36,000, 34,000 वॉट एवर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। सो सेकेंड डिग्री के अंदर पार्शियल, फर्स्ट डिग्री के अंदर नो कंज्यूमर, एंड थर्ड डिग्री कंज्यूमर सरप्लस पर बेस्ड ही नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन लोकेशन, या तो इट इज बेस्ड ऑन कस्टमर का सेगमेंट। कैसे? तो मार्केट विल बी सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मार्केट विद डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब फॉर एग्जांपल हर्ष ने एक चप्पल का दुकान खोला बैंड्रा लिंकिंग रोड पर। अच्छा अब मेरे को बता, लिंकिंग रोड के ऊपर दुकान खोला ये दिया और आस्था, हाँ वो आया ना, आस्था पे भी आया, दिया, आस्था, गरीना, उन्नति, ये लोग गए शॉपिंग करने के लिए। अच्छा गए तो हर्ष दिख गया, तो उनको लगा अरे अपना ही आदमी है, चलो इसके पास से जाकर जूता खरीदते, अपने को अच्छे दाम पर देगा। पर हर्ष तो हरामी निकला। हर्ष बोलता है धंधा अलग दोस्ती अलग भाई। तो हर्ष ने बोला एक चप्पल का भाव 1000 रुपया। एग्जैक्टली ये देख कैसी तुरंत बोली, चल तेरी मैं 200 देगी। अच्छा ये कॉन्फिडेंस तेरे में क्यों है कि 200 देगी? क्योंकि देखो मालूम है उधर वो अकेला थोड़ी सेलर है, उसके बाजू में लक्ष्य का दुकान है, उसके बाजू में महेश का दुकान है, उसके बाजू में, अरे मेरा कहने का मतलब बहुत सारी दुकानें हैं। तो अगर सब जूता बेचते, तो अगर तू 1.5 बनकर 1000 रुपया में बेचने को जाएगा तो तेरा माल बिकने वाला है क्या? तो तूने एक मार्केट में प्राइसेस को कम रखना पड़ा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स कम थे कि ज्यादा थे, मतलब तेरा यहाँ पर डिमांड इलास्टिक है। इसी की जगह पर तूने अंडमान निकोबार में खोला हर्ष चप्पल मार्ट, मार नहीं, अंडमान निकोबार में अगर इसने हर्ष चप्पल या मुंबई चप्पल मार्ट, क्योंकि अभी अंडमान निकोबार में मुंबई का चप्पल मिलेगा तो लोगों को लगेगा ना मस्त। अब मेरे को बता कि नहीं से
क्या तू अंडमान निकोबार में वही चप्पल 700-800 रुपए में बेच पाएगा? क्यों? क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, प्लस वहां पर कंपटीशन कम है। तो क्या हुआ, कमोडिटी एक ही है, तेरा जो मार्केट है उसको तूने क्या किया, सब डिवाइड। एक कौन सा मार्केट, बैंड्रा का लिंकिंग रोड, और एक अंडमान निकोबार का, वेयर देर आर डिफरेंट मार्केट्स विथ डिफरेंट। मुंबई के अंदर तेरे चप्पल का डिमांड हाईली इलास्टिक, पर वही चप्पल का डिमांड अंडमान निकोबार के अंदर हाईली इन इलास्टिक। So third degree is based on location with different elasticity of demand, where the customer या consumer segment matter करता है, जहां पर आप मार्केट को क्या करोगे, into different मार्केट के सेम मार्केट with different elasticity of demand. So बेटा टोटल कितना डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, 3। चलो पहला डिग्री फर्स्ट, वेयर देर इज नो कंज्यूमर सरप्लस, जीरो कंज्यूमर सरप्लस। सेकेंड डिग्री पार्शियल कंज्यूमर सरप्लस। थर्ड डिग्री इज बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर वी क्लियर? श्योर है? पक्का? डन? आज के दिन में मेरे को एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाने का है, दैट इज ओलिगोपोली, जो मैं फिलहाल नहीं पढ़ा रहा है बिकॉज आई वांट टू गिव यू सर्टन एमसीक्यूज। मैं बहुत पढ़ा चुका है ऑलमोस्ट। कितने बजे का लेक्चर था? तो 1 आवर से तो मैं पढ़ा ही रहा है, तो अभी तुम लोग मेरे से कंटाल गया रहेगा। सो इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज। फोटोग्राफ्स आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द क्लास। बेटा अभी तक क्लियर है सबको? ये LIC किधर से आया? मेरे को बताना कौन सा एमसीक्यूज वी आर डन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 59 तक सब हो गया है। 49 बचा है? मेरे को नहीं लगता है बचा होना चाहिए, पर तू बोलता रहेगा तो बचा रहेगा। 49 अभी भी रहने ही दे। ओलिगोपोली 60 करो, 60, 62, 64, 67, 68। I'll repeat beta one last time. 60, 62, 64, 67, 68, 69 हो गया है? ओके। 70, 71, 74 हो गया है ना? 75 कर, करो 79, 94 करो, 96, 97। Are we done with 99 and 100? 101, 102, Are we done with 109? ठीक है, उसको अभी रहने दे। 110, 11, 12 हुआ है। 13 अभी नहीं होएगा। 114 करो, 116, 117। आई थिंक वी आर डन विथ 118। उसके बाद 122 कर, 123 कर, 124, 125, 127, 128, 129, 131 हुआ है क्या? 131 करो, 134, 135, 136 कर, 137, 139, 140 एंड 141। इतना करो। बाकी के मैं आज कॉन्सेप्ट पढ़ा देगा, एमसीक्यूज विल बी गिवन इन होमवर्क रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट दैट आई विल बी एक्सप्लेन।
ये लास्ट 5 to 10 मिनट्स आई होप सबका हो जाएगा. कितने लोगों का पेंडिंग है? रिफत बाकी है. श्रेया हो गया. ए भाई कोई है जिसका पेंडिंग है तो सालो बताओ. तुम भी फुकट मैं भी फुकट. चलो क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करना. व्हाट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60? डी दारूडिया. Firm and industry are one and the same under monopoly. Any doubts? Next, question number 62. C. (62) में बोला है AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व. और अगर तू बोलता है परफेक्ट कंपटीशन में वो दोनों सेम है तो तू गलत है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड है और AR कर्व हॉरिजॉन्टल है. पक्का ना? क्योंकि अगर ये एरर कर रहा है मतलब कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी है फिर. सो द आंसर विल बी ए. क्योंकि कहना से फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम अंडर परफेक्ट कंपटीशन के मोनोपोली. तो मोनोपोली में जो AR कर्व बनता है वो फर्म का भी है इंडस्ट्री का भी है, दोनों डाउनवर्ड है, वो दोनों सेम है. समझा क्या? श्योर हो? लक्ष्य छोड़ दे मोबाइल. ओके समझा है ये वाला. नेक्स्ट 64. डी दारूडिया. इंडस्ट्रीज देख अभी ये वाले में कैसे बराबर बोला, तो आई थिंक तुम्हारा प्रीवियस भी राइट ही होना चाहिए. द इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व इज द मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व. हाँ वही बोल रहा हूँ, राइट होना चाहिए. He can influence the price, he can influence the output. The answer is D दारूडिया. बराबर है? कोई डाउट तो पूछो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. सी है पर तेरा रॉन्ग गया. क्यों? सेम ही तो क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इज द डिमांड कर्व ऑफ मार्केट रिप्रेजेंटेड बाय द डिमांड कर्व ऑफ फर्म? मार्केट मतलब इंडस्ट्री. जो इंडस्ट्री का कर्व है वही फर्म का कर्व है. वो किधर होता है? ये उसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना 62 वाला भी वही है, 60th वाला भी वही है. तो तुम लोग ऐसा अलग अलग आंसर्स क्यों दे रहे हो मुझे नहीं पता है. आंसर आएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. करेक्ट. कोई भी कंपटीशन हो MR should be equal to MC because that is the profit maximizing level of output, which is also called as equilibrium level of output. Next question number 70. D दारूडिया के B बेवड़ा. Where there is a single producer and without any close substitutes, such monopoly is called as pure monopoly. Next 71. पक्का? When TR is maximum, MR is 0. आंसर आएगा A. E equal to 1 तो MR 1 है. E greater than फॉर्मूला. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75. 4 हो गया था लास्ट लेक्चर में हुआ था. द आंसर इज डी. 75. डी दारूडिया. AR ग्रेटर देन MR या तो MR इज लेस देन AR. बोथ मीन द सेम. आई होप यू रिमेंबर दिस. कुछ याद नहीं आया तो डायग्राम याद आना चाहिए. ये MR का कर्व है, ये AR कर्व इज अबव द MR कर्व. आया करेक्ट? दिया के साथ बैठकर प्लीज ये कवर करना उसका भी जो भी मिस हुआ है. वो सुबह को चाहिए तो उसको बुला लो कैसे भी करके, बिकॉज टुडे वी आर डन विद दिस चैप्टर, मतलब इन सम टाइम टू कम ऑब्वियसली. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 79. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर बोलिए 94 का आंसर आपका बी बेवड़ा. नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक बोला है. तो होमोजीनियस प्रोडक्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक है? अब देख एग्जाम में वो लोग तेरे को ऐसा कंफ्यूज कर डालेगा. एक वर्ड नॉट और पूरा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज. एक वर्ड एक्सेप्ट एंड द मीनिंग चेंजेस.
चल नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 96. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वी सेल हेट्रोजीनियस कमोडिटी, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वी सेल होमोजीनियस. सो आंसर ए इज करेक्ट. शिफा, रिफत आया है, नुसरत, अदिति, खुशी, डन. कॉन्फिडेंट क्यों नहीं दिख रही मेरे को? सही है ना? डर के क्यों बात करती है? मैंने चिल्लाया तेरे पे आज तक कभी? तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर. ये देख ये लोग कैसा बिंदा है, सर ऐसा नहीं होता है, गलत होता है. वो उन्नति तो चिल्ला चिल्ला कर बात करती है तू. ओके सर, चलो सर आगे. क्वेश्चन नंबर 97. The long run equilibrium outcomes in monopolistic competition and perfect competition are similar. यहाँ पर different पूछा था, differs. यहाँ पर similar है. क्या similar है long run के अंदर? Normal profits, and therefore your answer is firms will earn only a normal profit, option C, because of free entry. Correct. चलो next 101. डी दारूडिया करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 102 रॉन्ग गया, पता नहीं क्यों. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हर्ष का दुकान इन बैंड्रा एंड हर्ष का दुकान इन अंडमान निकोबार हैड डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तेरा ही एग्जांपल लिया था, तेरा ही आंसर रॉन्ग जा रहा है. कैसा झंड आदमी है. चलो नेक्स्ट वन इज 114. okay. A market structure in which firms sell products that are similar but not identical. अगर क्वेश्चन होता आइडेंटिकल बट नॉट सिमिलर, परफेक्ट, वेरी गुड. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 116. बी बेवड़ा क्या पूछा है? कैरेक्टरिस्टिक के नॉट कैरेक्टरिस्टिक. सो मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एब नॉर्मल नहीं होता है. कौन सा होता है? क्यों नॉर्मल होता है? बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117. बी बेवड़ा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मोनोपोली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122. कौन सा डिग्री है ये? पक्का? ये हाँ आया है, जाने दे. कैन आई से सब मार्केट different prices in different sub markets? 110% आंसर इज सी. एरर हो गया रहेगा, माफ कर दो. होता है shit happens bro. बड़े आगे. चल नेक्स्ट क्वेश्चन 123. टेक्स अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, मतलब एनीथिंग इज लेफ्ट के जीरो, and zero consumer surplus is called as first degree. ये बराबर है. चल नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 124. अगर क्वेश्चन होता डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म, ओके इसका बी है. पर अगर क्वेश्चन होता डिमांड कर्व ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, हाँ परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व, तो आंसर देना. हॉरिजॉन्टल होता आंसर. तो आपको ऐसा क्वेश्चन चेंज हो सकता है. ये पहले अपन ने सॉल्व भी किए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127. क्यों? सही तो है. परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस नहीं होता है, मतलब दिस इज इनकरेक्ट. बराबर. द इनकरेक्ट छोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128. इट इज सी इज द रॉन्ग आंसर. सी दिया क्या बेटा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसका फीचर है? मोनोपोली. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेट करेगा? गांजा गांजा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर बहुत ऊपर गया, सॉरी 100 एंड बोलो 131 का आंसर. ऑल गुड्स आर होमोजीनियस इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, नॉट अ फीचर ऑफ इम्परफेक्ट. 134. किसी ने बी बोला, किसी ने सी बोला. सी कैसा होएगा? बी बेवड़ा
हाईली नेगेटिवली, मतलब क्या नहीं से फ्लैटर कर्व, और फ्लैटर कर्व किसका होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के लिए कर्व फ्लैटर होता है, स्टीपर होता है, क्या हॉरिजॉन्टल? नेक्स्ट 135, ये वापस सी बोली, कोई तो सी बोला, पक्का बी? बी इज द करेक्ट आंसर, हाईली इलास्टिक। नेक्स्ट वन, आर यू श्योर? मेरे को तो एक्सेस कैपेसिटी क्या है वही याद नहीं। हाँ, तो उसका फॉर्मूला क्या था? Q1 माइनस Q, बराबर। व्हाट वाज Q1? लीस्ट कॉस्ट आउटपुट माइनस PMLO। तो तुमको एक्सेस कैपेसिटी का फॉर्मूला को भी याद रखना चाहिए। एक्सेस कैपेसिटी इज द लीस्ट कॉस्ट आउटपुट माइनस द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। बढ़ू आगे? श्योर हो? बताओ मेरे को नेक्स्ट वाला MCQ। एक सेकेंड ना, इसका आंसर मैं सी मार्क कर देता हूं बेटा। आई थिंक द आंसर इज बी, मोनोपोली, बराबर। हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट प्राइसेस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू। कुछ बेवड़े लोग सिर्फ डिफरेंट देखकर उनका मन का जागना जगता है और बोलते कि यार डिफरेंट फॉर्म्स चार्जिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वाला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। महेश, तेरा क्या करूँ रे मैं महेश। होते ही है, हर बैच में 4 नमूने मिलते हैं ऐसे। तू भी ये एक नहीं रहेगा, और कोई बता नहीं रहे? क्रिश, हर्ष, तू अगर ये कर, देन आई थिंक यू नीड टू चेंज योर कंपनी बिग टाइम। तेरा अच्छा इफेक्ट्स उस पर जाना चाहिए, उसकी जगह पर उसका बुरा इफेक्ट्स तेरे पर आ रहा है। अरे बेवड़े, कितना क्लियर कितना क्लियर कट दिया है डिफरेंट फॉर्म। मोनोपोली तो सिंगल फॉर्म होता है। तो आंसर इज नॉट ए, आंसर इज सी बेटा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर सकता है। और दूसरा बात, ये डिस्क्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्राइस। मैं पेप्सी है, तू कोका कोला है, तेरा प्राइस अलग रख, मैं मेरा प्राइस अलग रखेगा। तू लेज है, मैं बालाजी है, मैं मेरा प्राइस अलग रखेगा, तू तेरा प्राइस अलग रख। मैं निरमा है, तू तू हाँ रिन है, तेरा रिन, तू तेरा प्राइस अलग रख, मैं मेरा प्राइस अलग रखेगा। चलो, रिन, रिन नाम का एक कंपनी है, डबल बी नाम का भी एक कंपनी है, व्हील, रिन। बस बेटा बस, अपने को क्या यही काम करने के? चलो, एक क्वेश्चन नंबर 139, बी बेवड़ा, ये आया। गजब। पर एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है ना कि तेरे को कोई ऐसा MCQ आए जिससे तुझे प्रीवियस वाले का रियलाइजेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, डी दारूडिया के बी बेवड़ा। सेलिंग कॉस्ट की वजह से मोर कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड, इट विल प्रिवेंट कस्टमर्स फ्रॉम गोइंग टू अदर्स एंड एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी ओवर अदर प्रोडक्ट्स vis-a-vis कंपैरिजन करेंगे तो। सो आई थिंक द आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 141, बी बेवड़ा करेक्ट। एनी अदर MCQ? डन? बोलो, कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है? एक बार है ना वापस सारा MCQs गो थ्रू करो, नहीं है तो आई विल टेक हार्डली 15 to 20 मिनट्स टू एक्सप्लेन यू समथिंग। जितना होएगा उतना MCQs क्लास में करेंगे, जो नहीं होएगा बाकी का घर पे। 5 मिनट्स टाइम इफ यू वांट मी टू रिपीट एनी MCQ अगेन। MCQs को चेक करने के लिए टाइम दिया है, कोई MCQ वापस रिपीटेड चाहिए उसके लिए ये टाइम है। हाँ वो चलेगा, अगर MCQ के रिलेटेड डिस्कशन है तो बिंदास कर। पेपर टाइम पे खत्म हो रहा है, विद इन 1 आवर। इकोनॉमिक्स में अगर तेरा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा ना तो और भी जल्दी होएगा।
ये तो गलत एमसीक्यूज भी हो रहे हैं, इसकी वजह से सोचने में टाइम जा रहा है, मतलब हाँ। तो यू हैड द टाइम, यू शुड हैव रिकंसिडर्ड अ फ्यू एमसीक्यूज। तो इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली अपन अभी भी वीक है। कोई नहीं, वापस एक बार रिवाइज करो, गो थ्रू इट अगेन। द ओनली वे इज टू ट्राई एंड, हाँ मतलब वो बार बार करना ही पड़ेगा, तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है वो चीज़ के लिए। खुशी, कोई एमसीक्यू रिपीटेड चाहिए? डन। ए चलो, अय्यप्पन एंड प्रियांशी, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो क्लियर। काइंडली गिव मी अ थम्स अप और रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। गायब है ये लोग। यस सर, ओके। चलो, तो द ओनली कॉन्सेप्ट दैट वी आर लेफ्ट विथ इज ओलिगोपोली एंड इट इज द सिंपलेस्ट आउट ऑफ ऑल। आपने 12th स्टैंडर्ड में इसके फीचर्स पढ़े थे, सो वी एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली इज अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज द डिमांड कर्व। दो कॉन्सेप्ट ही है। चल, सबसे पहला तो बेटा ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, पोली का मतलब होता है सेलर। इसके अंदर वी कैन सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो, होमोजीनियस ऑल्सो। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोपोली इंडस्ट्री। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में देर आर हार्डली 2 to 3 players, पेप्सी, कोका कोला, कैंपा कोला एंड पार्ले। बेटा थम्स अप किधर गया? वेरी लवली। बेटा कभी है ना पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला पियो तो उसके ऊपर का ढक्कन पढ़ो। वो ढक्कन के ऊपर लिखा हुआ है कि तू ढक्कन है। मतलब इट इज, बेटा अगर पेप्सी के पास फॉर एग्जाम्पल फैंटा है तो कोका कोला के पास मिरिंडा है। अगर पेप्सी के पास फॉर एग्जाम्पल स्प्राइट है तो कोका कोला के पास 7 अप है। पेप्सी के पास अगर माजा है तो कोका कोला के पास ताजा स्लाइस है। सो बेसिकली कैन आई से द कंपनीज आर ओन्ड बाय पेप्सी एंड कोक ओनली। सो देर आर एक्चुअली में 3 से 4 ही कंपनी है, एज आई टोल्ड यू। एक पेप्सी, एक कोका कोला, एक पार्ले, एक कैंपा कोला, एक और कंपनी हुआ करती थी बिग कोला। यूएस वगैरह में अभी भी चलता है ये कंपनी, इंडिया में आकर फ्लॉप हो गया, नहीं चला। इररिस्पेक्टिव। अच्छा, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल डेटा। इंडिया में तो आज के डेट में सिर्फ 4 ही कंपनी है मोबाइल डेटा में, उसमें से भी एक की तो वाट लगी पड़ी है। एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया जिसकी बजी पड़ी है, वी, और चौथा BSNL। These are the only 4 companies. So अगर तुमको याद रहेगा, ओलिगोपोली is a market where there are 2 to 10 sellers in the range of 2 to 10, which you can count on fingers. 2-4 ज्यादा भी रहेगा तो भी ओलिगोपोली है। Few sellers is the concept. चल, पहला पॉइंट क्या है बेटा? देर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। जो सामने वाला करता है वो मेरे को करना पड़ता है। अगर पेप्सी वाला डाइट पेप्सी लेकर आया ना तो कोका कोला वाले को डाइट कोक लाना पड़ता है। पेप्सी वाले ने अगर 500 ml पे 100 ml फ्री दिया तो कोका कोला वाला भी 500 ml पे 100 ml फ्री देता है। देर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट वाला, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू विच कॉस्ट? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट किधर नहीं होता है? परफेक्ट कंपटीशन दे इधर। परफेक्ट कंपटीशन इज द ओनली कंपटीशन जहां पर एडवर्टीजमेंट, कहना इसे, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो चाहे ओलिगोपोली हो, कंपटीशन जोरदार होता है। अच्छा, अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल लूं, कौन सा कंपटीशन? कहना इसे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सोप इंडस्ट्री आता है। तो सोप इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लक्स भी है, मोती भी है, लाइफ बॉय भी है। ये लड़कों वाले ब्रांड है बेटा। हम लड़के लोग क्या वापरते हैं? हमारा जिंदगी आसान है, लाइफ बॉय, डेटॉल। मतलब हमको कभी अगर साबन नहीं मिला, नहीं हमको साबन नहीं मिला तो हम ऐसे भी चल जाता है हमारा। ये देखिए, हाँ भी बोल रहा है साला, छी 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 छी। बट हम लोग ऐसा 10 रुपया 15 रुपये वाला साबुन, पर फिर देर इज अ डव, देर इज अ पेयर्स, संतूर, सिंथॉल, मेडिमिक्स। मतलब कहने से देर आर मेनी सेलर्स। और हर एक कंपनी क्या करता है? खुद का एडवर्टीजमेंट करता है। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान,
सौंदर्य साबुन निरमा, सौंदर्य, हाँ कॉपीराइट, मैं तो गाना गा रहा है ना, चलता है ना, मैं थोड़ी ना, गाना तो गा ही सकते हैं ना मैं। तो देख मेरा निरमा के साथ अलग ही प्यार है, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा का सोप, सौंदर्य साबुन निरमा, कितना सारा एडवर्टीजमेंट करते हैं ये लोग। सोनाली, अच्छा संतूर के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग सोनाली बेंद्रे एक्ट्रेस है एक, मतलब संतूर मम्मी बोलते हैं, संतूर मॉम या सो मतलब वो माँ माँ जैसी दिखती ही नहीं है, क्योंकि वो संतूर से नहाती है, गजब। But that is how they advertise their products. That is a matter of fact. So whenever you talk in economics, can I say कि advertisement तो हो रहा है। अच्छा दूसरा, I don't know, लड़की लोग का साबन अलग ही होता है। देख अपन लोग तो अपन ने बोला सिंथॉल, मेडिमिक्स, बोल, इसकी माँ का मेरे को मालूम ही नहीं होता है बॉडी वॉश क्या था। अच्छा वो छोड़, मैंने अभी देख, मैं नया कौन सा, मैं सच्ची माँ कसम वाला बताऊँ ना, मैं सिंथॉल वापरता है। 10 रुपया 15 रुपए का एक साबन होता है, एक साबन आराम से 2 हफ्ता चलता है, मतलब मेरा महीने का 30 रुपये का साबुन का खर्चा, उसमें 12 इंटू 30 कर तो 12 3 जा 360, उसमें से कभी कभार बिना साबन के भी चली जाता है, दीदी का बॉडी वॉश होता है वो वापर लिया, 300 रुपया पूरे साल का खर्चा है मेरा पूरे। तुम्हारी दीदी मेरी बीवी एक साबन लेकर आई, चारकोल सोप, 800 रुपए का एक, यूएस का कोई कंपनी था लश, लश मध्ये माझा 800 रुपए का साबुन, मैं क्रश हो गया भाई, मतलब ना, कोयले के साबुन में ऐसा क्या है, कोयला 800 रुपया किलो भी नहीं है, इसमें ऐसा क्या है। बट देन देर आर कंपनीज एंड दे एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट एंड देन देर आर माय वाइफ, ये नहीं पागल, घर जाना है मुझे आज तो पागल जॉली जिम खाना में उसका मेंबरशिप है, कैंसिल करवाएगी वो ये सब नहीं बेचने का, वापरने देने का, मैं उधर मसाज वापरेगा उसको सोप वापरने दो। बट कहना है देयर इज अ मार्केट, तो वहां पर भी वो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ओलिगोपोली में तो कंपटीशन और ज्यादा स्टिफ होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है। देखो मालूम रहेगा ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज, देख आज के डेट में तो बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है, बट पहले 5-6 कंपनी था, वेदांतु, बाईजूस, अन अकेडमी, मेरिट नेशन, वो सब वाला, फिजिक्स वाला, मतलब फिजिक्स वाला ही था, उसके अंदर उसके सब ब्रांड्स है, कॉमर्स वाला ने फैलाना वाला ने, वो जान दे छोड़ दे, इन शॉर्ट वाला। सो ये 4-5 कंपनीज ही था। 2019 के आसपास तुमको पता रहेगा बाईजूस वॉज वेरी एग्रेसिव, बाईजूस बोलते साला इसके जैसा तो, हाँ मतलब क्या, शाहरुख खान को वो लोग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और भाई शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाना मतलब पैसा, और कैसा अंधा पैसा। शाहरुख खान जहां तक मुझे पता है इन द ईयर 2019 ही यूज्ड टू चार्ज 15 करोड़ फॉर वन ब्रांड, 15 करोड़ रुपया सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बनने का, गजब। अभी शाहरुख खान अगर ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे, तो लोग खरीदेंगे, ऐसा सब बाईजूस को लगा था। अब जैसे ही बाईजूस ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वेदांतु को लगा आइला अभी मेरे को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, अगर इसके ब्रांड को प्रमोट करने वाला एसआरके है तो मेरे ब्रांड को भी तो कोई तो प्रमोट करना चाहिए। तो वेदांतु वालों ने लाया आमिर खान को। अब अन अकेडमी वाले फेल्ट लेफ्ट आउट, अभी अन अकेडमी वाला सोच रहे साला शाहरुख भी गया, आमिर भी गया, सलमान बेटा एजुकेशन को प्रमोट करना है, लोगों को ये थोड़ी सिखाना है कि फुटपाथ पर गाड़ी कैसे चलाने का है। तो ये सलमान फैन लग रहा है, हाँ तेरी भाई का, मैं डरता थोड़ी है, बीवी से नहीं डर रहा, डरता है बट तो वो लोगों ने सचिन तेंदुलकर और एमएसडी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। हाँ भले ही वो पर वो इन्फ्लुएंस करता है ना लोगों को, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, मैं मानता है तेरा बात, बट लोगों का जो ब्रांड वैल्यू है सचिन के बारे में वो बहुत हाई है। तो सचिन तेंदुलकर एंड एमएस धोनी वर मेड द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ अन अकेडमी। मतलब क्या हुआ,
there is a lot of importance which is given to advertising and to selling cost. छोटा मोटा पैसा खर्चा नहीं होता, अंधा पैसा खर्चा होता है. आर वी क्लियर? नेक्स्ट, हम डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैसे वो मैं तुमको बताएगा. सो ये पॉइंट मुझे अभी तक समझाना बाकी है. उसके बाद देर इज हुज बिहेवियर. आई थिंक वी ऑल नो दैट. आर वी क्लियर विद दैट? कैन आई से ओलिगोपोली सर्टन मार्केट है कि अनसर्टनिटी है? अनसर्टन है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कब क्या होएगा मालूम. ये वाला आंसर इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, बेटा इसको जोड़ी जोड़ी में पढ़ना है. जोड़ी नंबर 1, या तो परफेक्ट है या तो इम्परफेक्ट. ये क्या क्या नाम दिया? या तो इसके ही 2 और नाम है. इसको प्योर बोलो या तो डिफरेंशिएटेड बोलो. सो इधर यू यूज द वर्ड प्योर और यू यूज द वर्ड परफेक्ट, देन यू यूज द वर्ड. चल, जैसे ही वर्ड परफेक्ट आया मेरे को मेरा आंसर मिल गया. विच गुड्स? होमोजीनियस. सो परफेक्ट ओलिगोपोली इज व्हेन यू आर सेलिंग विच गुड्स? इम्परफेक्ट ओलिगोपोली व्हेन यू विल बी सेलिंग. इजी है, ऐसा ही है, सबका सब इजी है. तो पहले वाले का नाम या तो प्योर या तो डिफरेंशिएटेड या तो परफेक्ट या तो. दूसरा वाला या तो ओपन या तो क्लोज, या तो खुला या तो बंद. ओपन एंट्री इज अलाउड, क्लोज मतलब एंट्री इज नॉट अलाउड. ओपन मतलब कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा. मजाक था. मेरा कहने का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड दैट देर आर एंट्री बैरियर्स के देर आर नो एंट्री बैरियर्स. नो एंट्री बैरियर्स. कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, मतलब एंट्री के ऊपर बैरियर्स. बट दूसरे ओलिगोपोली का नाम क्या है? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार, अंदर से कोई बाहर ना जा सके. अंदर से बाहर ना, बाहर से कोई अंदर ना आ सके. ऐसा कभी हो तो कौन सा ओलिगोपोली? सो या तो ओपन या तो एंट्री इज अलाउड, तो कौन सा ओलिगोपोली? एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, तो कौन सा ओलिगोपोली? क्लोज्ड. नेक्स्ट वाला एक और जोड़ी, या तो कल्यूसिव या तो कॉम्पिटिटिव. कल्यूसिव मतलब दोस्ती यारी है. कल्यूसिव मतलब ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे कस्टमर्स को मगर तेरा साथ ना. ये आपस में अंडरस्टैंडिंग है. कल्यूसिव फर्म्स विल कम टुगेदर, देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. हाँ, ऑयल कंपनीज नहीं, तू शायद ओपेक बोलना चाहता है, वो उसका और एक कैटेगरी है. ये भी हो सकता है, पर उसके लिए ये पेट्रोलियम कंपनीज का बात कर रहे हैं. सो कल्यूसिव के अंदर देर इज अ कॉमन अंडरस्टँडिंग. मी तुझी वाट नाही लावणार, तू माझी वाट नको लावूस, आपण मिळून दुसऱ्यांची वाट लावणार. सच एन ओलिगोपोली इज कॉल्ड एज कल्यूसिव. आर वी क्लियर? तेरा यार हूं मैं मतलब कल्यूसिव. पर अगर कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव मतलब आपस में झगड़ा है, हम भी है जोश में, बातें कर होश में, यूं ना तू ना. ये ऐसा एक पिक्चर था शाहरुख खान का, जोश नाम का. नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं. मैं तेरा दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा. ये वाला तो आता है. ऐसा गावात क्या आ रहा है. सो कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली के अंदर मार्केट विल कॉम्पीट. विल देयर बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लैक ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग? तो अगर चाहिए तो वहां पर लिख सकते हो लैक ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. ये बराबर है. तो अभी तक कितना जोड़ी हुआ? 3. चल, पहला परफेक्ट या तो इम्परफेक्ट, दूसरे वाले का नाम ओपन या तो, तीसरे वाले का नाम कल्यूसिव या तो, चौथे वाले का नाम पार्शियल या तो फुल. जो जीजा जी बोलेंगे वो करूंगा. जीजा जी मतलब मार्केट का लीडर, मार्केट का. तो क्या होता है एक पार्शियल ओलिगोपोली में? मार्केट को कोई एक लीड करता है और बाकी के सब लोग उसको फॉलो करते हैं. मार्केट को सब लीड करते हैं कि एक, और बाकी के लोग. सो पार्शियल ओलिगोपोली इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म.
dominated by one large firm, then it is called as partial oligopoly. And if all the firms are equally dominant, if all the firms are, then it is called as a full oligopoly. मतलब ये गांव मेरा है, यहाँ का जयकांत शिकरे में है, ऐसा नहीं, ये तेरा ये मेरा, अपन मिलजुल कर ही है. जस्ट दैट जितना पावर तेरे पास है उतना पावर मेरे पास भी है. तू डोमिनेंट नहीं, मैं भी डोमिनेंट नहीं, इक्वल डोमिनेंस है. आर वी क्लियर? एंड द लास्ट वन इज सिंडिकेटेड ओलिगोपोली या तो ऑर्गेनाइज्ड. बेटा सिंडिकेटेड ओलिगोपोली का एग्जांपल इज ओपेक. सारे कंट्रीज ओपेक को अपना माल बेचते हैं. इट इज लाइक पुष्पा. पुष्पा के अंदर वो सिंडिकेट होता है, ऐसा बहुत सारा दलाल लोग होता है, पर वो दलाल लोग सारा माल किसको बेचता है? पुष्पा. पुष्पा कौन है? सिंडिकेट है, एजेंट है, एजेंट. So there is one seller, that is two sellers, there are three sellers, there are 4 and 5 sellers. All these 5 sellers will sell their माल to me. मैं दल्ला है, मैं एजेंट है, एजेंट. तो सालो there is a centralized syndicate. सिंडिकेट का मतलब एजेंट. आर वी क्लियर? सो जब सबका माल एक कॉमन मीडियम के थ्रू बेचा जाएगा तो सिंडिकेट. पर अगर तुझं तू आणि माझं मी, सुना है कभी ये? तेरा, क्या बात कर रहे हैं, TTMM. तेरा तू मेरा मैं, तुझं तू माझं मी, महाराष्ट्रियंस में बहुत फेमस है. तो जब TTMM है, तुझं तू माझं मी, तेरा माल तू बेच, मेरा माल मैं बेचेगा, कोई एजेंट के थ्रू नहीं बेचेगा, तो इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड. सो टोटल कितना ओलिगोपोलीज है? एक्चुअली 10 है. 5 पेयर्स में पड़ा. परफेक्ट या तो परफेक्ट ओलिगोपोली सेल्स होमोजीनियस प्रोडक्ट. इम्परफेक्ट ओलिगोपोली सेल्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. ओपन क्लोज्ड. ओपन के अंदर एंट्रीज अलाउड, क्लोज के अंदर एंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड. कल्यूसिव में देर इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग. नॉन कल्यूसिव या कॉम्पिटिटिव में लैक ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. पार्शियल ओलिगोपोली, फुल ओलिगोपोली. पार्शियल में एक लीडर है, बाकी के लोग उसको, जबकि फुल ओलिगोपोली के अंदर ऑल आर इक्वली डोमिनेंट. फिर आता है सिंडिकेट. सिंडिकेट मतलब एजेंट. सो तुझं तू माझं मी नाही, एवरीबडी विल सेल वाया कॉमन एजेंट. वेर एज ऑर्गेनाइज के अंदर तुझं तू आणि माझं मी, तेरा माल तू बेच, मेरा माल मैं बेचेगा. यार वी क्लियर? श्योर है? पक्का? कौन सा? यस, बोल सकता है, वॉलेंट्री भी है, बट वो अपने क्लासिफिकेशन में नहीं है. सो 11th स्टैंडर्ड में, आई रिमेंबर 12th स्टैंडर्ड में इट वाज कंसिडर्ड एज अ वॉलेंट्री ओलिगोपोली. और देख वॉलेंट्री, हाँ बोल सकता है, करेक्ट, क्योंकि ये सब लोग ने अपना ग्रुप बनाकर एक ही सेलर बन गए. यस, बट एक्चुअली में तो डिफरेंट सेलर्स है ना, अलग अलग कंट्रीज है. तो एक पॉइंट था इनडिटर्मिनेट डिमांड का, जो अभी मैं तुम लोग को समझा रहा है. अभी ओलिगोपोली का अगर मैं एग्जांपल लूँ, से फॉर एग्जांपल मैं पेप्सी कंपनी, कोका कोला, तुम लोग कौन सा कंपनी? तो एक तरफ पेप्सी, एक तरफ कोका कोला. और बेटा पेप्सी और कोका कोला के अंदर देर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. हाँ, पेप्सी कंपनी ने ये प्राइस पर इतना आउटपुट सेल किया. पेप्सी कंपनी को लालच है, हर एक कंपनी को लालच है. वो बोलता है कि मुझे तो और पैसा कमाना है, पर कंपटीशन के वजह से ना मैं माल बेच पा रहा. तो पेप्सी कंपनी ने क्या सोचा, एक काम करता हूं, मैं प्राइस कम कर देता हूं. प्राइस कम कर देगा ना तो क्या होएगा मालूम है? मेरे कंपनी का डिमांड में देयर विल बी मोर चेंज. द कंपनी एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि सब्सटीट्यूट जब अवेलेबल होते हैं और अगर एक सब्सटीट्यूट का प्राइस कम हो जाता है तो उसका डिमांड में मोर चेंज आएगा. ऐसा मैंने सोचा था. तुमको लगता है ऐसा होएगा? मैंने सोचा था कि ऐसा होना, पर जैसे ही मैंने प्राइस कम किया, साला चीटिंग 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 करता है.
मेरा स्ट्रैटेजी को कॉपी करता है। मैंने प्राइस कम किया तो तू थोड़ी ना वहां पर ताली बजाएगा, लाउले क्या मस्त मुंह खेला रे, मेरी मार दी, ऐसा थोड़ी करेगा तुम। हम जय शाह जाने दो। तो कैन आई से इफ आई रिड्यूस द प्राइस, if I reduce the price, I had expected with a fall in price there will be a rise in demand. Demand बढ़ेगा, मैंने सोचा था कि there will be more change, but will there be more change कि there will be less change? Why will there be less change? क्योंकि दूसरे कंपनीज ने भी अपना कमोडिटी का प्राइस कम कर दिया रहेगा, और दूसरे कंपनीज ने भी अगर अपने कमोडिटी का प्राइस कम कर दिया रहेगा तो मेरे पास जो कस्टमर्स आएंगे वो बहुत लिमिटेड आएंगे। ए बराबर। तो मैंने सोचा क्या था, मोर इलास्टिक मतलब इलास्टिक, पर मेरे साथ हुआ धोखा धोखा धोखा, क्योंकि तूने किया मेरा स्ट्रैटेजी को कॉपी। मतलब मेरे डिमांड में देयर वाज विच डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, मतलब देयर इज मोर चेंज कि देर इज लेस चेंज, लेस चेंज। ये बराबर। अच्छा, फिर मैं बोला साला तुम तो चीटर कॉक, मेरा स्ट्रैटेजी तो कॉपी करते हो, मतलब मुझे लगा मैं मार्केट लीडर है और तुम लोग साला मेरे को फॉलो कर। हाँ, मार्केट लीडर मतलब पार्शियल ओलिगोपोली, जहां पर मार्केट का लीडर मैं हूं और दूसरे मुझे फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। और इस होशियारी में मैंने मेरे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ा दिए। मैंने सोचा मैं प्राइस बढ़ाएगा तू भी प्राइस बढ़ाएगा तो मेरे क्वांटिटी में जो चेंज आएगा ना वो बहुत कम आएगा, ऐसा मैंने सोचा था कि देयर विल बी इनइलास्टिक डिमांड, मतलब दैट देयर विल बी लेस चेंज, ऐसा मैंने सोचा था। बोल बेटा, फिर से चीटिंग किया। अब तुम लोग प्राइस नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब तुमको ये रियलाइज है ए फंसा, इसने तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारा है ना। अब मैंने प्राइस तो बढ़ा दिया, प्राइस कर दिया मैंने P2, यहां पर था P1। अब तुम लोगों ने प्राइस नहीं बढ़ाया तो देख मेरा क्वांटिटी Q2 तक बहुत गिर गया। मतलब मैंने सोचा क्या था, इनइलास्टिक, पर मेरे साथ हुआ क्या। सो कैन आई से देयर विल बी इलास्टिक डिमांड, दैट इज देयर विल बी लेस चेंज के मोर चेंज, मोर चेंज। ये बराबर कि नहीं बराबर, समझता है कि नहीं समझता है। यहाँ पर ब्लू में लिखा था ना, तो अब देख लफड़ा है भाई, करने का क्या। यहाँ पर इन इलास्टिक डिमांड, दैट इज आई हैड एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी लेस चेंज, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। तो अब अगर तू देखेगा ये एक पॉइंट है, क्या हो गया रे, हंसने को क्यों आ रहा है सालो तुम लोगों को। ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा है। मैं इसको कोई भी तरीके से ज्वाइन कर ही नहीं पाएगा। मतलब अगर मुझे कर्व बनाना है तो क्या ये कर्व ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है, बन ही नहीं सकता है। इसीलिए इस कर्व को किंग्ड डिमांड कर्व बोलते हैं। किंग्ड का मतलब क्या वो भी बताता हूँ। कैन से यहां से लेकर यहां तक बना, इस पॉइंट से लेकर यहां तक बनेगा, और अगर तू थोड़ा ध्यान से देखेगा ना तो ऊपर वाला पार्ट फ्लैटर है, नीचे वाला पार्ट स्टीपर है। ये वाला पार्ट फ्लैटर क्यों है, क्योंकि डिमांड इलास्टिक है। नीचे वाला पार्ट स्टीपर क्यों है, क्योंकि इन इलास्टिक है। इसका मतलब जो तुझे कर्व मिला वो थोड़ा फ्लैट थोड़ा स्टीप, और ऐसे डिमांड कर्व को किंग्ड डिमांड कर्व बोलते हैं। किंग्ड डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट देने वाले आदमी का नाम है पॉल स्वीजी। स्विगी नहीं, स्वी चीजी भी नहीं, स्वीजी।
He is an American economist who gave the concept of kinked demand curve and price rigidity. मेरे को सोच के बता, प्राइस बढ़ाकर मैंने कुछ उखाड़ा क्या, प्राइस कम करके भी मैंने कुछ उखाड़ा क्या? मतलब प्राइस बढ़ाकर कोई फायदा नहीं हुआ, प्राइस कम कर कर भी फायदा नहीं हुआ, तो करने का क्या? कुछ भी नहीं करने का। जो प्राइस चल रहा है चुपचाप वो प्राइस चलने देने का। तुम देखो पिछले 5 साल से पेप्सी और कोक प्राइस सेम ही है, पर इवेंचुअली तो या तो कोका कोला ने भी वही प्राइस कर दिया रहेगा। आज के डेट में कितना है वो, 35 रुपए का ही ना, 40 रुपए का ना बॉटल। तो बेटा मुझे तो लग रहा है कितने टाइम से वो 20 रुपीज का बॉटल का प्राइस 20 है। दे डू नॉट प्ले ऑन प्राइस, दे प्ले ऑन क्वांटिटी। देखो अब तेरे को पहला लेक्चर याद कर, इनपरफेक्ट कंपटीशन कैन ईदर डिटरमाइन प्राइस और डिटरमाइन क्वांटिटी। इफ दे डिटरमाइन क्वांटिटी दे कैन नॉट डिटरमाइन प्राइस। तो ये लोग है ना प्राइस पर नहीं खेलते, ये लोग क्वांटिटी पर खेल रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं मालूम है, क्वांटिटी कम ज्यादा करते हैं। 20 रुपए का बॉटल 300 ml प्लस 100 ml फ्री। हाँ, पेप्सी वाले ने यही किया। पेप्सी वाले ने 20 रुपए में 400 ml देना शुरू किया। सो इज देयर गेम ऑन प्राइस? प्राइस इज द सेम, प्राइस रिजिडिटी। देयर कॉन्सेप्ट इज ऑन फाइटिंग ऑन आउटपुट, क्योंकि मालूम है कि पेप्सी और कोक आर वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट्स टू ईच अदर। इट इज वेरी प्राइस सेंसिटिव। अगर एक ने प्राइस बढ़ा दिया ना तो दूसरा वाले का तुरंत नुकसान होएगा। सो क्या हुआ मेरे को बता, व्हेन प्राइस फॉल्स कंज्यूमर का रिस्पॉन्स इज मोर कि कंज्यूमर का रिस्पॉन्स इज लेस? देख जरा, तू श्योर है ना जो तू बोल रहा है वो? जब प्राइस फॉल हुआ P से P1 तो क्वांटिटी Q से Q1 में मोर चेंज आया कि लेस चेंज? ये क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है, मतलब कंज्यूमर का रिस्पॉन्स है। ये किसका रिस्पॉन्स है? सो व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस एंड द कंज्यूमर का रिस्पॉन्स हैज मोर चेंज के लेस चेंज? चल उल्टा करके दे अभी मेरे को। व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, ये तो अपने को मालूम है, पर कंज्यूमर का रिस्पॉन्स ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। इसका मतलब देयर विल बी मोर चेंज। तू देख भी सकता है, जब प्राइस P से P2 हुआ तो यहाँ पर मोर चेंज। जब प्राइस P से P1 हुआ तो क्वांटिटी में देयर इज लेस चेंज। ये बराबर श्योर है? तो बताइए कर्व का नाम क्या है बेटा? किंक्ड डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? पॉल स्वीजी। डिटर्मिनेट डिमांड कर्व है कि इनडिटर्मिनेट? ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। सच अ डिमांड कर्व इज कॉल्ड एज अ किंक्ड डिमांड कर्व। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? इज देयर एनी क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट दैट वी हैव? ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है इसको क्या बोलते हैं? ये पूरे डिमांड कर्व का नाम किंक्ड है। प्राइस रिजिडिटी, क्योंकि ये अपना ओरिजिनल प्राइस था ना शिवम। तो जो प्राइस है ना प्राइस बढ़ाना है ना प्राइस कम करना है। जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो उसको बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। आर वी ऑल क्लियर? आर यू श्योर? पक्का? स्टार्ट सॉल्विंग ऑल द रिमेनिंग MCQs एंड इसका फोटोग्राफ में दे रहा हूँ, पहले मार्किंग दे देता हूँ MCQ का। जितना हुआ उतना सॉल्व करो, जो बच जाएगा वो घर पे करना है। सो कम टू योर टेक्स्ट बुक एंड टेक द मार्किंग फॉर द MCQs विच यू आर सपोज टू डू राइट नाउ। मेरे को लगता है कि 30 मिनट्स में 15 से 20 MCQ तो हो जाएगा। ट्राई टू रिड्यूस योर बर्डन एट होम बिकॉज नेक्स्ट वीक अगेन देर इज अ टेस्ट, तो तुमको उसका भी पढ़ाई करना है। कौन सा टेस्ट है? सिंपल है, मेरे को लगता है LR इज ईजी। Yes. So क्वेश्चन नंबर 49 पेंडिंग था ना बेटा? सो महेश क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट कर ले। उसके बाद आर वी डन विथ 50, 51, 52, 53, 98? एक ही बोला है अभी तक 49। उसके बाद डायरेक्टली 95 पेंडिंग है।
98 पेंडिंग है, 103 पेंडिंग है, तो 103 से लेकर 109 तक कर लो। इतना तो तुम्हारा अब भी होना चाहिए मिनिमम इन द क्लासरूम, बेयर मिनिमम इतना होना चाहिए। उसके बाद 113, 115, 119, 120, 121, 126, 130, 138 भी पेंडिंग है। ओके 138, ये 42 to 46 पक्का घर पे करो, ये ट्राई भी मत करना इधर करने का। और अगर कर रहे हो तो मेरे को लगता है सिर्फ यही होगा। बट एवरीबडी ट्राई दिस एट होम फॉर श्योर, कंपल्सरी, डोंट ट्राई इट इन द क्लास। 142 से लेकर जितने भी एमसीक्यूज है टिल 146, ये सब घर पे करना है पक्का, कंफर्म वाला। 142, 145 ये 5 एमसीक्यू तो मुझे चाहिए कि घर पे। और बेटा इन सब का तुम लोग बनाएगा सोल्यूशन, 42 का सोल्यूशन नहीं, 143 से, क्योंकि टेबल 143 के लिए है ना। सो 142 तो इजी है, मैं अब भी आंसर दे देता है। देख जरा, किंग डिमांड का एक्सप्लेन्स व्हाट, बट 144 से लेकर 146 यू आर सपोज टू डू एट होम। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? पक्का? स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज।